नमस्कार, आप हैं शिक्षा मंथन में पवन दुबे के साथ। हम आज बाल विकास के अंतर्गत वृद्धि एवं विकास नामक शीर्षक पे बात करने के लिए इस समय आपके साथ हैं। तो जैसा कि इसके पहले वीडियो में हमने बात किया था वृद्धि एवं विकास के संप्रत्यय के बारे में, मानव विकास की अवस्थाओं के बारे में, वृद्धि एवं विकास के विभिन्न एस्पेक्ट्स के या आयामों के विषय में, इन सब के विषय में बात कर चुके हैं हम लोग। और आज हम लोग बात करेंगे वृद्धि एवं विकास के सामान्य सिद्धांत। सामान्यतया देखा ये गया है कि विभिन्न प्रकार की परीक्षाओं में जो भी क्वेश्चंस आते हैं उनका संबंध कहीं न कहीं ये शिक्षण विधियों से होता है या पेडागोगिकल पोर्शन से होता है। तो इन सब में चाहे प्रत्यक्ष रूप से अथवा अप्रत्यक्ष रूप से इन सब सिद्धांतों का उसमें योगदान होता है। चलिए तो शुरू करते हैं वृद्धि एवं विकास के सिद्धांत, प्रिंसिपल्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। सामान्यतया ये देखा गया है कि मनोविज्ञान में समय समय पर विभिन्न प्रकार के अध्ययन या शोध होते रहते हैं। तो इन शोधों से यह पता चला है हमें कि बालक में वृद्धि और विकास के परिणाम स्वरूप परिवर्तन में जो भी परिवर्तन आते हैं, क्योंकि वृद्धि और विकास परिवर्तन का एक प्रमुख कारक है। वृद्धि एवं विकास के माध्यम से जो भी परिवर्तन होते हैं बालकों में, वह किसी न किसी सिद्धांतों का अनुकरण करते हैं। अब ये सिद्धांत कौन से हैं, इनको मुख्य रूप से जो इनको जाना जाता है वही है वृद्धि एवं विकास के सामान्य सिद्धांत। अब इसमें सबसे पहला जो सिद्धांत आता है वो है आपका निरंतरता का सिद्धांत। ये निरंतरता का सिद्धांत हमें ये बताता है कि वृद्धि एवं विकास की जो प्रक्रिया है वह प्रक्रिया सदैव चलती रहती है, ये कभी रुकती नहीं है। और इस प्रक्रिया में कभी कह लीजिए कि इसकी गति में कभी तीव्रता आ जाती है तो इसकी गति कभी क्या होती है, वो मंद पड़ जाती है। लेकिन ये जो निरंतरता है ये बराबर बनी रहती है, ये पूरी तरह से बंद नहीं होती है, मंद हो सकती है, गति इसकी धीमी हो सकती है। तो हमें ये निरंतरता का सिद्धांत ये बताता है कि ये जो वृद्धि एवं विकास की प्रक्रिया है ये सदैव चलती रहती है। इसके बाद अगला सिद्धांत आप देख रहे होंगे व्यक्तिगतता का सिद्धांत, प्रिंसिपल्स ऑफ इंडिविजुअलिटी। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि प्रत्येक बालक किसी न किसी बिंदु पर या किसी न किसी परिप्रेक्ष्य में एक दूसरे बालक से भिन्न होता है। तो मूल रूप से इसमें आप ये देख रहे होंगे कि प्रत्येक बालक विकास की गति एवं दिशा की दृष्टि से वो क्या होता है, भिन्न होता है। अब ये भिन्नता विभिन्न रूपों में भी हो सकती है, जिसको हम इंडिविजुअल डिफरेंस के अंतर्गत देखते हैं। अगला इसमें बिंदु है एक ही आयु के समान आयु के दो बालक विभिन्न आयामों को हम इस तरह से देख सकते हैं। ये वृद्धि और विकास के आयाम जैसे शारीरिक, मानसिक, सामाजिक में विकास जो होता है वो कैसे होता है, वो अलग अलग होता है, यानी कि एक समान रूप से नहीं होता है। यही हमको व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत भी बताता है कि प्रत्येक बालक में कुछ न कुछ विभिन्नताएं होती हैं और वह एक बालक से दूसरे बालक को अलग करती हैं। अगला सिद्धांत हमारा है परिमार्जितता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ मॉडिफाइबिलिटी। इसमें मूल रूप से ये देखा जाता है कि विकास की गति एवं दिशा, जो विकास की गति है, स्पीड है वो, और विकास की दिशा, ये गति और दिशा, इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको हम परिमार्जित कर सकते हैं। इसका परिमार्जन जो होता है वो संभव होता है। और यह परिमार्जन मूल रूप से
शिक्षा मनोविज्ञान के द्वारा संभव हो सकता है। उसको सही दिशा में हम परिमार्जित करके उसका उपयोग कर सकते हैं, या वृद्धि एवं विकास की जो सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र है उसमें हम इसको मॉडिफाई कर सकते हैं। अगला हमारा सिद्धांत है वृद्धि एवं विकास की दिशा का सिद्धांत, या निश्चित तथा पूर्व कथनीय प्रतिरूप का सिद्ध। इसमें मूल रूप से क्या होता है कि हर प्रकार की प्रजाति, वो चाहे मनुष्य हो, चाहे पशु हो, या अन्य कोई भी प्रजाति हो, तो इसमें क्या होता है कि हर प्रजाति में विकास का एक पैटर्न होता है। अब ये जो पैटर्न है, ये जो मॉडल है, इसी के अनुरूप उस प्रजाति का विकास होता है, और ये सामान्य रूप से हर प्रकार के जीवों में वो उसका अनुकरण करने की शक्ति होती है। जैसे मनुष्य के जो विकास का पैटर्न है वो सामान्य रूप से एक ही है। व्यक्ति पहले गर्भावस्था में रहता है, फिर शैशवावस्था में जाता है, उसके पश्चात बाल्यावस्था में जाता है, फिर किशोरावस्था में। मतलब कहने का ये है कि एक सामान्य पैटर्न है, इससे हर मनुष्य को गुजरना रहता है। अगला इसमें आप देख रहे होंगे बिंदु है मनुष्य में व्यक्तिगत विभिन्नताएं। जैसा अभी हमने पिछले पॉइंट्स में डिस्कस किया कि इंडिविजुअल डिफरेंस होता है, किंतु एक सामान्य जो पैटर्न है उसको यह इंडिविजुअल डिफरेंस प्रभावित नहीं कर पाता है। तो सामान्य विशेषता जो होती है वह या जो प्रवृत्ति होती है सामान्य रूप से मनुष्य के विकास की प्रवृत्ति जो होती है वह प्रभावित नहीं होती है। इसी संबंध में एक मनोवैज्ञानिक थे कुप्पू स्वामी। कुप्पू स्वामी ने इसके दो प्रमुख प्रकार बताए। ये दोनों प्रमुख प्रकारों में जो पहला है वो है शारीरिक वृद्धि जो होती है जन्म से पूर्व, वह अधोगति का अनुसरण करती है। ये अधोगति क्या होती है? अधोगति का आशय ये है कि शरीर से पैर, सिर से पैर की तरफ, शरीर में सिर से शुरू होती है और पैर की तरफ यह वृद्धि होती है, जिसको हम एक नाम से और जानते हैं, और वो है मस्तकोधमुखी क्रम भी इसको कहा जाता है। ठीक है। और दूसरा है समीप्यता। इस समीप्यता के सिद्धांत में मूलतः यह होता है कि इसमें निकट से दूर की तरफ वृद्धि और विकास होता है। जैसे पहले बच्चा केंद्र की में स्थित जो भी अंग होंगे उनको संचालित करेगा, उसके बाद अन्य अंगों पर उसका नियंत्रण होगा। जैसे हम ये देखते हैं कि बच्चा पहले हाथ चलाना सीखता है। पहले क्या करेगा? वो हाथ चलाएगा, उसके बाद फिर उसका जो नियंत्रण होगा वह उंगलियों पर होगा। ठीक है। तो ये हमें दिखाता है कि ये आपका सिद्धांत जो है वो कुप्पू स्वामी ने समीप्यता का सिद्धांत दिया था। इसके बाद अगला आपका उद्देश्य है वो है समान प्रतिमान का सिद्धांत। समान प्रतिमान का सिद्धांत हमें क्या बताता है कि समान प्रजाति के विकास में प्रतिमानों की में समानता पाई जाती है। जैसे विश्व के सभी मानव प्रजाति के बच्चों के विकास का एक ही क्रम होता है। जैसा कि अभी हमने चर्चा किया कि बालक पहले शैशवावस्था में, फिर बाल्यावस्था में, फिर किशोरावस्था में, फिर प्रौढ़ावस्था में आता है। अगला आपका सिद्धांत है समन्वय का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन। इसमें शिशु क्या करता है? बालक अंगों के संचालन में समन्वय या एकीकरण सीखता है। अब ये समन्वय और एकीकरण क्या है? ये मूल रूप से जैसे मान लीजिए कि बच्चा पहले आपका जो भी अंग का संचालन करेगा उसमें एक समन्वय होगा, एक एकीकरण होगा। तो हमें यह सिद्धांत ये बताता है। अगला हमारा सिद्धांत है परस्पर संबंध का सिद्धांत। ये परस्पर संबंध का सिद्धांत हमें क्या बताता है?
विकास की अवस्थाएं जो भी हैं, जैसे शारीरिक विकास, मानसिक विकास, संवेगात्मक विकास या अन्य विकास जो भी हैं, सभी एक दूसरे से संबंधित होते हैं। यानी कि जो बालक जिसका शारीरिक विकास बेहतर ढंग से होता है, उसका मानसिक विकास भी अच्छा होता है, और जिस बालक की बौद्धिक शक्ति अच्छी नहीं होती है, उसका सामाजिक विकास भी अच्छा नहीं होता है। तो कहने का आशय ये है कि ये सिद्धांत हमें ये बताता है कि जितने भी परस्पर संबंध होते हैं ये आपकी विकास की अवस्थाओं में, यह अंतः संबंधित होते हैं। यानी कि अंदर से एक दूसरे से ये क्या होते हैं, संबंधित होते हैं। अगर एक का विकास बेहतर ढंग से हुआ है तो दूसरे का भी विकास अच्छा होगा, और यदि एक का बेहतर ढंग से नहीं हुआ है तो दूसरे के भी विकास में समस्याएं उत्पन्न होती हैं। अगला आपका है वंशानुक्रम तथा वातावरण की अंतःक्रिया का सिद्धांत। अब यहाँ पर दो चीज़ें हैं, एक है वंशानुक्रम, एक है वातावरण। अब वंशानुक्रम की क्या यहाँ पर भूमिका है? वंशानुक्रम की भूमिका जो है वो ये है कि यह उन सीमाओं को निर्धारित करता है जिससे बालक का आगे विकास करना संभव नहीं होता है। यानी कि उसकी जो सीमा रेखा है उसको वंशानुक्रम निर्धारित करता है कि यहाँ से आगे बच्चे का विकास होना संभव नहीं होगा। अच्छा, वातावरण की क्या भूमिका होती है? वातावरण की जो भूमिका होती है वह उन सीमाओं के बीच में विकास के अवसर को निर्धारित करता है। यहाँ पर समझने की बात है कि वातावरण क्या करता है कि उन सीमाओं को निर्धारित करता है जहाँ से आगे बालक का विकास संभव नहीं होता है। लेकिन वातावरण क्या करता है? वातावरण उन सीमाओं के बीच विकास के अवसर को निर्धारित करता है कि अभी विकास कहाँ कहाँ किस तरह से हो सकता है, उन अवसरों का निर्धारण करता है। अब इसका निष्कर्ष इस लाइन से हो सकता है, इसको हम देखें। अतः वंशानुक्रम के अच्छा न होने पर, जब मान लीजिए वंशानुक्रम अच्छा नहीं है, उसकी दशा में वातावरण निष्फल हो जाता है। यानी कि वातावरण का कोई विशेष हमको लाभ नहीं मिल सकता है, तथा अच्छे वंशानुक्रम के बावजूद दूषित वातावरण है, यानी कि वातावरण अच्छा नहीं है, तो क्या होता है? बालक को कुपोषण या गंभीर रोगों का शिकार बना देता है। यानी कहने का आशय यह है कि वंशानुक्रम एवं वातावरण दोनों की अंतःक्रिया के फलस्वरूप बच्चे का विकास बेहतर ढंग से संभव होता है। यह हमें इस सिद्धांत के अंतर्गत पता चलता है कि वंशानुक्रम तथा वातावरण की अंतःक्रिया का यह सिद्धांत है। यानी कि दोनों का बेहतर होना अति आवश्यक है, इसलिए दोनों में इंटरैक्शन बराबर चलता रहता है। अगला सिद्धांत हमें यह बताता है विकास सामान्य से विशेष की ओर चलता है। विकास क्या होता है? पहले सामान्य की विकास होता है, फिर विशेष होता है। यानी कि बालक पहले कुछ पकड़ने से पहले, जैसे मान लीजिए बालक को आप कुछ पकड़ाते हैं तो बालक क्या करता है? उसको पकड़ने से पहले 2-3 बार हाथ घुमाता है। ये क्या है? ये एक सामान्य प्रक्रिया है बालक के लिए। और फिर धीरे धीरे क्या होता है कि वही बालक, नवजात शिशु, रोते समय शरीर के सभी अंग या भाग, जो भी शरीर के अंग हैं, सब अंग उसके रोते समय भाग लेते हैं। यानी कि जब बच्चा रोता है तो पूरी शरीर को हिलाता है या पूरी शरीर के अंग सब एक्टिव रहते हैं। परंतु धीरे धीरे क्या होता है कि बच्चा जैसे जैसे विकास की अन्य अवस्थाओं में पहुंचता है तो रोते समय उसके केवल आँखें उसमें भाग लेती हैं और जो वाक तंत्र होते हैं जिससे बच्चा रोता है, यही दोनों भाग लेते हैं। तो ये सिद्धांत हमें क्या बताता है कि विकास सामान्य से विशेष की ओर चलता है। ठीक है। और अगला जो सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत है वह है चक्राकार प्रगति का सिद्धांत।
प्रिंसिपल ऑफ स्पाइरल एडवांसमेंट। ये हमें क्या बताता है? ये हमें यह बताता है कि विकास चक्राकार होता है, यानी कि वो सीधी रेखा में नहीं होता है। विकास जो है वो चक्राकार होता है, सीधी रेखा में जैसे मान लीजिए कि इस तरह से विकास नहीं होता है। किस तरह से होता है उसको हम अभी देखते हैं। जैसे मान लीजिए आप इसमें देखें, ये क्या है? एक विशेष बिंदु है, यहाँ से आपका विकास प्रारंभ होता है, यहाँ से आपका विकास प्रारंभ होता है, ये नीचे की स्थिति से। फिर क्या है कि ये ऐसे 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 ये क्या है? ये विकास इस तरह से चक्राकार। अब इसमें आप देख रहे होंगे जो चक्र की शुरुआत होती है, पहले वह इस प्रकार की गति करता हुआ आगे बढ़ता है, यानी कि ये जो आपका चक्र है ये आपका आगे बढ़ने की ओर इंगित कर रहा है, ठीक है। और फिर जब इधर आप बढ़ रहे हैं, इधर जब आप बढ़ रहे हैं तो इसमें आप देख रहे हैं इस तरफ जैसे आप बढ़ रहे हैं तो इसमें क्या हो रहा है कि फिर से वही प्रक्रिया शुरू हो जा रही है, यानी कि ये क्या है? ये आपके पीछे मुड़कर पहले के विकास को अस्थाई बनाने की प्रक्रिया है, और जो आगे का विकास है वो क्या हो रहा है? वो प्रभावित हो रहा है, वो कम हो रहा है। तो यह सिद्धांत हमें ये बताता है कि विकास की जो गति होती है वो कैसी होती है? चक्राकार होती है, यानी कि सीधी रेखा में विकास नहीं होता है। इसको हम ऐसे देख सकते हैं, विकास की प्रक्रिया के बीच बीच में ऐसे अवसर आते हैं जब किसी विशेष क्षेत्र में पूर्व अर्जित स्थिति का आयोजन करने के लिए उस क्षेत्र की विकास प्रक्रिया लगभग विराम की स्थिति में आ जाती है। अभी आपने पीछे देखा कि हम क्या करते हैं? फिर से मुड़ के पीछे घूमते हैं। क्यों? क्योंकि जो भी हमने विकास किया है उस स्थिति को मजबूती देने के लिए हमारी गति क्या होती है? वो लगभग शून्य की स्थिति में पहुंच जाती है। और फिर इसके बाद हम आगे देखते हैं, कुछ समय बाद उस क्षेत्र में विकास की दर क्या होती है? बढ़ जाती है। तो ये हमें बताता है चक्राकार प्रगति का सिद्धांत। इस तरह से वृद्धि एवं विकास का सिद्धांत आपका ये पूरा होता है। और आगे के जो भी वीडियोस पोस्ट होंगे उसमें आपके आगे के चैप्टर्स उसमें सम्मिलित किए जाएंगे, और मूल रूप से बाल विकास को विभिन्न चैप्टरों में बांट करके आपको पूरा कराया जाएगा। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपको वीडियो देखने के लिए। ऐसे ही जुड़े रहें। धन्यवाद।